अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन PSL 6 टच टेलीविजन पर जारी हो सारी है PSL का मेला रमा दमा है। कराची के नेशनल स्टेडियम में तमाशाइयों की तादाद बढ़ गई, लोग खुश हैं, तमाशाई ज़्यादा होंगे, क्रिकेटर्स भी खुश हैं। जाहिर है शोर शराबा देखने और सुनकर जोश व जज्बा भरने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि आवाम को इजाज़त मिल गई है इस वक्त स्टेडियम आने की। इसके साथ साथ बड़े मैचेस का सिलसिला जारी है और सबसे अच्छी चीज़ जिस पर मैं शुरू में बात कर रहा था कि लो स्कोरिंग मैचेस हुए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट हो गया और अब हाई स्कोरिंग मैचेस की तरफ चली गई है गेम। गुज़िश्ता रोज़ का मैच, जिसे अनबिलीवेबल मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का इंतहाई लाजवाब मैच, इंतहाई शानदार क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस ऑल अराउंड दोनों टीम्स की तरफ से, कोई एक टीम की तरफ से नहीं। अनलकी रहे कोयटा वाले, कोयटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन जो कमाल की परफॉर्मेंस दी पेशावर ज़ल्मी ने। आखिर में यही होता है कि दो टीम्स जब लड़ती हैं, कमाल की परफॉर्मेंस देती हैं, तो किसी एक का पलड़ा, किसी एक जो कमज़ोर मोमेंट होता है उससे भारी हो जाता है। और वो कमज़ोर मोमेंट क्या था उस पर भी डिस्कस करते हैं। बहरहाल डेल स्टेन और फाफ डु प्लेसिस ने ज्वाइन कर लिया। फाफ डु प्लेसिस ने अपनी तरफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, डेल स्टेन ने अपनी तरफ जान मारी, लेकिन उसके बावजूद पहली जीत ना दिलवा सके कोयटा ग्लैडिएटर को। क्या वजह है, क्या मामला है? अभी जो मैच जारी है वो भी, उस पर भी डिस्कस होगी, आने वाले मैच पर भी डिस्कस होगी। कराची किंग्स को मुल्तान सुल्तान ने 195 रन का हदफ दे दिया है। पहाड़ जैसा हदफ ज़रूर लगता है, लेकिन जब चेस करने जा रही हैं टीम्स तो फिर लगता है कि बहुत आसान था, कोई 15 रन और हो जाते, 20 रन और हो जाते। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अरसलान चिराजी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है कराची से। शहजादा मोइन भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में और दोस्त भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अरसलान, पहले ज़रा गुज़िश्ता रोज़ के मैच मुझे बड़ा मज़ा आया। अरसलान, दोनों मैच बहुत अच्छे थे, लेकिन जो कोयटा और पेशावर का मैच है, देखिए दोनों राइवल्स हैं। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि ज़्यादातर फाइनलिस्ट यही रहे, इन्होंने बहुत जान मारी। सेमीफाइनल में तो रहती हैं टीम्स, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कोयटा ग्लैडिएटर बॉटम पर है टेबल में। ये एक बड़ी अछूती और अनोखी बात है, जबकि इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे दी कोयटा ने गुज़िश्ता रोज़, फिर भी क्या वजह है? देखें, इस पे एक बात तो मैं ये कहूँगा कि इस सीज़न की जो लाहौर कलंदर है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स है। बहुत अच्छा खेलने के बाद भी हार जाते हैं, और उसमें मैं जो दोष है वो दूंगा जो उनके कैप्टन है सरफराज अहमद को। क्योंकि आपका अगर कैप्टन, बेशक उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो भी है, जब वो मैदान में आता है और वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, कूलनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, तो फिर टीम को वो लड़ा नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में यही एक मसला आ रहा है। कल जब 102 स्कोर हुए इनके खिलाफ, जब चेज़ में हुए, तो उसके बाद मैंने जब उसकी हालत देखी और उसका टेम्परामेंट देखा सरफराज का, तो मैं समझ गया था कि मैच हार गया कोयटा। हालांकि उस वक्त 12 का रन रेट चाहिए था। तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेला, लेकिन कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, वो सारे मैचेस में हो रहे हैं। एट द एंड मुझे ये कहना पड़ेगा कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डेल स्टेन बड़ी अच्छा उन्होंने यानी आए, फैफ ने आते ही कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अब जो इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में है वो परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए हैं। सिर्फ पाकिस्तानी परफॉर्म नहीं कर रहे। इससे पहले जब आप देख रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तानी परफॉर्म कर रहे थे, तो आज मेरे ख्याल में उसी तरह जब सेकंड मैच होगा वो भी बड़ा मज़े का मैच होगा। दोनों टीमें, एक टीम 2 190 प्लस चेज करके आ रही है और एक 190 प्लस चेज करके आ रही है, तो उन दोनों का आपस में मुकाबला है, तो बड़ा मज़े का मुकाबला। अच्छा अरसलान, एक चीज़ और, थोड़ी सी डिस्कशन ओपन करने से पहले एक चीज़ और ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर कलंदर वाला मैच से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लाहौर कलंदर, हालांकि अब लाहौर कलंदर वो लाहौर कलंदर नहीं रही है जिसको हम पहले सीजन 3 में देखते रहे हैं। अब लाहौर कलंदर इज़ अ चेंज टीम नाउ लास्ट सीजन के बाद से। पर मतलब गिरते गिरते भी लाहौर कलंदर 160 के करीब कर गई। पर अगर आप देखें तो जो विकेट थी हफीज़ की रन आउट होने वाली, समित पटेल को अपनी विकेट दे देनी चाहिए थी, हफीज़ को रोक लेना चाहिए था। क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने मेरी जो आपने बात कही है यही मैं आपको आंसर करने वाला था कि 20 से 25 रन शॉर्ट हो गए सिर्फ उस एक रन आउट की वजह से। हफीज़ इस वक्त अपने कैरियर की बेस्ट फॉर्म में है, और समित को चाहिए था कि अगर यानी हफीज़ की कॉल थी या उसकी कॉल थी, इससे हट के अगर उसने देखा था कि हफीज़ उनके पास पहुंच गए थे तो उसे अपनी विकेट की कुर्बानी दे देनी चाहिए थी, और हफीज़ ने वापस भी पहुंच जाना था। अगर आपने देखा है वहाँ पे हल्का सा स्लिप हुए थे हफीज़, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाए। तो मेरे ख्याल में वो 20 से 25 रन शॉर्ट थे। लेकिन जो एक मिथ चल रही है कि जो
टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग करता है और फिर वो मैच जीत जाता है। टॉस पे सारा कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर वो 20 से 25 रन भी होते तो मुश्किल होती कि लाहौर कलंदर जीत सकता है। और एक चीज़ आपको देखने वाली होगी कि डंक पहली बार आए थे, वो फ्लॉप हुए, बाकी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हफीज़ पे ही दारोमदार है। अगर मैं बैटिंग की बात करूं, अगर हफीज़ खेलेगा तो लाहौर कलंदर जीतेगा, अगर हफीज़ फ्लॉप हो गया तो लाहौर कलंदर। अच्छा, वैसे ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी यही देख रहा हूँ कि हफीज़ पर बहुत ज़्यादा दारोमदार है, क्योंकि फ़खर ज़मान का सिचुएशन ये अक्सर रहती है कि अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, ये भी बड़ा मामला है। मैं ज़रा शहजादा मोइन पर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज़ और भी, ये जो पॉइंट्स टेबल मैं देख रहा हूँ अरसलान, इस पर ये सिचुएशन बनी है, 2 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेले, दोनों जीते इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल पे 4 पॉइंट्स के साथ हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारा, 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए। रन रेट अच्छा है पेशावर ज़ल्मी का। लाहौर कलंदर ने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारा, 4 पॉइंट्स हासिल करके तीसरे नंबर पर है, नेगेटिव रन रेट में है लाहौर कलंदर। कराची किंग्स 2 मैच खेली, 1 जीती 1 हारी, 2 पॉइंट्स के साथ आज तीसरा मैच चल रहा है कराची किंग्स का, तो चौथे नंबर पर है। 5वें पर मुल्तान सुल्तान है, जिसने 3 मैच खेले हैं, 1 जीत पाई है मुल्तान सुल्तान, वो भी गुज़िश्ता रोज़, जो कि एक जमूर टूटा। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर एक तरह की परफॉर्म कर रही थी, अच्छा खेल कर भी हार रहे थे, तो 2 पॉइंट्स के साथ खड़ी है मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर बॉटम पर खड़े हैं कोयटा ग्लैडिएटर, 3 मैच कोई जीता नहीं, तीनों यानी हार गए और 0 पॉइंट्स के साथ। अच्छा अरसलान, इससे पहले कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नसीम राजपूत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तमाम तर लोगों ने जानते हैं। नसीम भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, शहजादा मोइन हमारे साथ हैं, अरसलान चिराजी हमारे साथ हैं। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। नसीम भाई, गुड टू सी यू सर। ये बताएं नसीम भाई कि कैसा चल रहा है PSL ओवरऑल, फिर ज़रा आगे चल के और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। PSL कैसा चल रहा है सर? बहुत सारी चीज़ों के बाद, जैसे इंडिया बहुत सारी पॉलिटिक्स करता रहा, जब दुबई में थे तो अल्लाह का शुक्र उससे ज़रा जान छूटी है, वो एक मसला टूटा है, वो लिंक टूटा है इंडिया का दुबई में बहुत ज़्यादा, तो अब PSL को भी कोई बड़े मसाइल नहीं, शुक्र है, प्लेयर्स अच्छे आ गए, स्कोर हो रहा है। ज़रा कोयटा ग्लैडिएटर पर भी थोड़ी सी बात कर लें, आखिर ऐसा क्या मसला हो गया सर? 3 मैच खेलते हैं, तीनों हार जाते हैं, क्यों? देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे अपनी डिस्कशन में कि टॉस जीत रहे हैं और टॉस जीतने के बाद जो है वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स तीनों टॉस हार गए, फिर उन्होंने तीनों मैचेस रात के वक्त खेले, और जिसमें ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा हो जाता है। कल भी आपने देखा होगा, हसनैन जो लास्ट ओवर कर रहे थे, गेंद ऐसा छूटा था कि सरफराज के भी ऊपर से और वाइड हुआ था, और वही मैच भी ख़त्म हो गया था। बिल्कुल। तो ये ड्यू फैक्टर जहाँ पर है, वहाँ उनका लक भी फेवर नहीं कर रहा कि वो तीनों टॉस हारे और तीनों मैच उन्होंने रात में खेले। आपने जैसे पहले कोयटा पे तो मैं आता हूँ, आपने PSL की बात की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक तो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट, लेकिन पहले सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत सारे इक़दाम करने पड़ते थे। स्टेडियम के इर्द गिर्द के रास्ते बंद होते थे। इस वक्त मैं स्टेडियम पे बैठा हूँ, बिल्कुल सामने आपको पीछे स्टेडियम दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई 20 कदम के फासले पे स्टेडियम है, और आप देखें चारों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ लोगों की जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि जो हम इंटरनेशनली एक पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान सेफ़ कंट्री है, खिलाड़ियों को आना चाहिए, लेकिन हमारे जब भी ड्रोन शॉट जाता था ऊपर से तो पता चलता था स्टेडियम के इर्द गिर्द तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है। कराची इतनी पॉपुलेशन का शहर है, वहाँ क्या बिल्कुल सन्नाटा है? क्या कराची में हालात ऐसे होते हैं कि लोग घर से भी कम बाहर निकलते? तो वो एक पैगाम जो इन PSL के मैचेस की वजह से सारी दुनिया में जा रहा है, इसमें हमारे सिक्योरिटी हुक्काम को बहुत क्रेडिट जाएगा, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत क्रेडिट जाएगा। एम्बुलेंस भी खड़ी हो जाती थी, वजह ये कि हमने मुस्बत चेहरा पाकिस्तान का देना था, तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस भी खड़ी रह गई थी। ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि स्टेडियम के चारों तरफ से रोड खुल गए। यानी कि पहले हम कम से कम 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी चेक हुआ करता था, फिर वो चेक में अगर हमारे पास एक्रेडिटेशन मौजूद है या जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्हें अंदर जाना है, वो तमाम के तमाम लोग तो अंदर आ जाते थे। लेकिन अब सब लोग इधर से गुजर रहे हैं, घूम रहे हैं। मेरे मुल्क का जो चेहरा जाना चाहिए वो चेहरा सारी दुनिया में जा रहा है। आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। देखें, क्रिस गेल जैसा ओपनिंग बैट्समैन था, वो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा था।
मैनेजमेंट के जहन में ये बात थी कि चूँकि 2 मैचों के बाद क्रिस गेल ने चला जाना है, तो फिर वो अपने ही उन ओपनर्स के साथ जाएं कि जिन्होंने आगे भी मैचेस खेलने। तो साइम अयूब अंडर 19 के कैप्टन है, ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट है इस मुल्क का, गो कि वो इन 3 मैचों में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए था। दूसरी और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यार कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में ज़्यादातर वो प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं जो अपना जो एक पीक टाइम होता है, जो प्राइम टाइम होता है, वो गुजार चुके हैं। डेल स्टेन अब नहीं खेलते हैं यहाँ से, या बैन कटिंग अब नहीं खेलते हैं वहाँ से, या क्रिस गेल भी जो है वो अब दोबारा वेस्ट इंडीज़ टीम का हिस्सा बने, अब वो भी नहीं खेलते अपने मुल्क से। या मैं टॉम बैंटन की बात कर लेता हूँ, वो एक ऐसे प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, ऑन एंड ऑफ वो टीम में आ जाते हैं, लेकिन उनका भी चांस उस तरीके से नहीं बन पाता। तो जो इनकी सिलेक्शन हुई है उसके अंदर ज़्यादातर ऐसे प्लेयर फॉरनर्स दिखाई दिए कि जो अपना प्राइम गुजार चुके हैं। दूसरा, मैंने आपको कहा कि अनफॉर्चुनेट है, कल सरफराज ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी। 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 81 किए 40 बॉल्स पे, और ग्राउंड शॉट ज़्यादा थे। आप देखें 13 चौके और 1 छक्का है, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। कोई एक कॉन्फिडेंस आया था, अगर सरफराज वो मैच एज ए लीडर भी जीत जाते तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। ये हमारे तीनों फॉर्मेट के कैप्टन रहे, और जिस वक्त वो कैप्टन थे पाकिस्तान मार्जिन से T20 की आलमी नंबर 1 टीम थी। हम 14 में से 11 सीरीज़ जीते हुए थे। फिर उसके बाद लाजमी तौर पे देखिए, मैंने बड़ा देखा है, मैं राशिद लतीफ़ साहब, मोइन खान, मैंने वो दौर भी बहुत कवर किया है। जो टीम में होता था उसका मोराल बिल्कुल डिफरेंट होता था, और जो टीम से बाहर होता था उसकी जहनी कैफियत भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। तो सरफराज अभी उस जहनी कैफियत से भी गुजर रहे हैं, लेकिन अच्छा, कल उनकी बैटिंग ने नसीम भाई आपने इतने डिटेल तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, और सरफराज का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि सरफराज एक्चुअली इज़ अ चैम्पियन कैप्टन। आप T20 हमारी जो चैम्पियन, हम चैम्पियनशिप देख लें जिसके मैं जिक्र करता हूँ, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी वो जितवाई, अंडर 19 का वर्ल्ड कप सरफराज ने जितवाया, T20 की नंबर 1 टीम रही सरफराज की कैप्टनसी में। सरफराज मेंटली एक स्ट्रॉन्ग और ट्रेंड, ये एक ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, ट्रेंड कैप्टन है, चूँकि अरसे से करता हुआ आ रहा है। लेकिन ये होता है, जब कामरान अकमल था तो ज़ाहिर है किसी की जगह नहीं बन रही थी, सरफराज ने उससे बेहतर परफॉर्म किया तो कामरान अकमल साइड पर हो गए और सरफराज आ गए। रिजवान की अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिजवान क्विक है, रिजवान आज भी देख ले सर 40 कर गया कंटिन्यूस, 10 इनिंग्स में रिजवान किसी के हाथ नहीं आ रहा, इंटरनेशनल से लेकर अब आप PSL भी देख लें, डोमेस्टिक भी। तो ये चीज़ अच्छी है कि रिजवान एक कंसिस्टेंट बैट्समैन है। सरफराज ऑन एंड ऑफ बैटिंग में बहुत ऑफ कलर रहे, जिसकी वजह से उनकी कैप्टनसी गई। उनकी कैप्टनसी की वजह से नहीं गई, मेरा ख्याल है कि बैटिंग की वजह से गई। क्या कहते हैं नसीम भाई? आपकी बात ठीक है। देखिए, अगर रिजवान की बात कर लेते हैं तो कैरियर में जो टॉप पीक होती है, जो टॉप आपका एक मौका होता है कि यार इस वक्त इससे बेहतर फॉर्म नहीं है, इस वक्त रिजवान की फॉर्म वो चल रही है। फिर क्रिकेट में किस्मत का भी बड़ा दखल होता है, रिजवान के खेल से इनकार नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि किस्मत भी साथ साथ चल रही होती है जिस खिलाड़ी की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही होती है। रिजवान साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाते अगर उनके वो 2 कैच हो जाते, या कल शर्जील सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाते अगर उनके वो 2 कैच हो जाते। तो लक का भी बहुत फैक्टर होता है इसमें। सरफराज की जहाँ तक मैं बात बताऊँ, बहुत सारे लोग इस बात से मुत्तफिक हों या ना हो, यार हमारे यहाँ पसंद नापसंद बहुत काउंट करती है। और सरफराज जिस वक्त टीम नंबर 1 बनी हुई थी, तो उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो फिर सरफराज बैटिंग के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर उनका नंबर नहीं आ रहा, वो 4 पे बैटिंग करनी है और हमारे बैट्समैन लंबा खेल गए, तो वो अम्माद वसीम को भेजना ज़्यादा बेहतर समझते थे, वो हसन अली को भेजना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो हिटिंग करने में कामयाब हो जाते थे। जैसा ज़रूरत होती थी वो वैसे बैटिंग कर रहे थे। लेकिन यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऐसा कैप्टन, देखिए बाबर आजम जब से कप्तान बने उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नीचे की जानिब है। अगर कल जो हम बात कर रहे हैं कराची किंग्स मैच लूज करके गए, उसमें बाबर आजम की बैटिंग थी जो तकरीबन रन बॉल खेले थे, वरना शर्जील ने तो जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी वो कवर कर गए थे। अगर शर्जील बैटिंग ना करें तो ये तो 160 रन कर रहे थे। ऐसा ही है। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त हमें अपने जो 2 ओपनिंग बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं, जो इस साल वर्ल्ड T20 में बड़े कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं और रिसेंट पास्ट में हम उनके साथ ओपन कर रहे हैं, वो बाबर आजम और रिजवान दिखाई दे रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम दुनिया के दीगर ओपनर्स देखते हैं कि जहाँ पर डेविड वार्नर दिखाई दे रहे हैं, एरविन फिंच की जोड़ी दिखाई दे रही है, शेखर धवन दिखाई दे रहे हैं, रोहित शर्मा दिखाई
दिखाई दे रहे हैं, जैसन रॉय दिखाई दे रहे हैं, एलेक्स हेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे बैट्समैन हैं कि ये पावर प्ले में गेम चेंज कर देते हैं बिल्कुल। आज आप देखें क्रिस लिन ने क्या किया, आमिर ने मैडन ओवर किया था रिजवान को जो इन फॉर्म है, बिल्कुल 2 मरतबा रिव्यू भी लिया था, लेकिन क्रिस लिन ने दूसरे एंड से जब बैटिंग की थी तो 5 ओवर में वो 64 रन करने में कामयाब हो गए थे मैडन ओवर के बावजूद। तो अगर आप टॉप ऑर्डर देखें, आप ज़रा एक चार्ट देखिएगा कि अब तक PSL की हिस्ट्री के बेहतरीन स्ट्राइक रेट हमें पाकिस्तानी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम इंडिया की सरजमीन पे बाबर आजम और रिजवान के साथ ओपन करेंगे, जो दोनों सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन है, हमें या फ़खर जमान या शर्जील, अगर दोनों होते हैं तो बहुत ही लाजवाब है। और दोनों इतनी फॉर्म शो कर दें, इतना परफॉर्म कर दें कि वो दोनों एज ए नेशन हम स्ट्रांग दिखाई देंगे कि जो पावर प्ले के 6 ओवर है उनका हम फायदा उठा रहे हैं। यार नसीम भाई लेकिन बड़ा दोनों में जबरदस्त, से एक का होना बहुत जरूरी है। नसीम भाई बहुत ज़बरदस्त, ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है कि जाहिर है एक सिमिलर टाइप ऑफ बैटिंग स्टाइल जो है वो कितना ज़्यादा डैमेजिंग पार्ट प्ले करता है, ख़ासतौर पे T20 में, क्योंकि आप वनडेज़ में कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो नीचे आने वाला ऑर्डर होता है वो रोटेट कर लेता है, स्ट्राइक तेज़ खेल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं ज़रा इस पर और भी बात करता हूँ। ज़रा शहजादा मोइन से एक चीज़ जान लूँ। शहजादा मोइन, ये बताइएगा कि क्राउड ज़्यादा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, स्टेडियम भर रहा है, क्राउड क्या कह रहा है? कराची में एक्टिविटीज़ बढ़ गई होंगी यकीनी तौर पर PSL की अब तो। आज बिल्कुल सलाम, देखें कि अब जब से जो है पाकिस्तान की छोड़ने इजाजत ये 50% जो है तमाशाइयों को ग्राउंड पर आने की, तो कल हमने देखा कि ग्राउंड के अंदर जो है 50% के करीब तमाशाई थे, और आज भी जो मैच हो रहे हैं उसके अंदर की तमाशाई की बहुत बड़ी तादाद जो है ग्राउंड के अंदर मौजूद है। तो यकीनन शायकीन क्रिकेट जो है वो इस चीज़ को पहले से महसूस करते हुए शायद उन्हें भी चांस मिले, वो भी ग्राउंड जाए और मैचेस देखें और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। तो ये चीज होती हुई अब PSL के अंदर नजर आ रही है, जब से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दी है कि 50% जो है तमाशाई वो ग्राउंड के अंदर आए और मैच देखें। तमाशाइयों का यही कहना था कि हम अपने हीरोज को देखना चाहते हैं ताकि वो भी परफॉर्म करते हुए अपनी आंखों के सामने देखें। स्क्रीन पे देखने का मजा अलग होता है और ग्राउंड पे आकर देखने का मजा अलग होता है। तो वो जब चौके और छक्के जब लग रहे होते हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे होते हैं, अच्छी बॉल कर रहे होते हैं, तो हौसला अफजाई करते हुए वो ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और खिलाड़ी भी जो है बहुत ज्यादा जो है इससे खुश दिखाई देते हैं। उनका भी यही कहना था कि कल उन्हें भी खुशी हुई कि ग्राउंड के अंदर आए और जब वो चौके या छक्के मार रहे थे या अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, तालियों की गूंज जो है उन तक पहुंच रही थी, तो उनका भी दिल जो है बड़ा हो रहा था, वो भी अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह कल वहाब रियाज ने आखिरी ओवर के दौरान लंबे लंबे छक्के मारे तो शायकीन क्रिकेट जो है उन्हें दाद दे रहे थे। तो यकीनन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है, PSL के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि यहाँ पर जो है क्राउड जो है ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। ठीक है अरसलान, जो बात नसीम भाई कर रहे थे, ज़रा मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब क्रिकेटर काशिफ से बात कर रहा था गुज़िश्ता रोज़, तो वो भी ये कह रहे थे कि जब आप पिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक अगर रोटेट करता है स्ट्राइक को तो दूसरा हिट करता है, चार्ज करता है। आप ऐसे ही मिडिल ऑर्डर में भी करते हैं। अगर हैदर होगा तो उसके साथ शोएब मलिक होगा, शोएब मलिक सिंगल करेगा, हैदर चार्ज करेगा। इसी तरह फिर बॉटम ऑर्डर में जाते हैं तो आप इसी तरह देख, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे आने वाला वर्ल्ड कप बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इंडिया में हो रहा है, ये भी एक मामला है। देखें अरसलान, नसीम राजपूत साहब हमारे सीनियर हैं, वो जो कहें उनकी एक अपनी राय है। मेरा ख्याल है कि आप अगर पिछला PSL और ये PSL देखें तो शर्जील खान ने अपनी फिटनेस इम्प्रूव नहीं की, और ये अगर नसीम भाई जब उनकी बारी आएगी तो वो आपसे एग्री करेंगे कि जब आप प्लेयर की फिटनेस नहीं होती, वेट ज़्यादा होता है, तो वो बैक फुट पे तो बड़ा अच्छा खेल लेता है, लेकिन जब फ्रंट फुट की बात आती है तो फिर वो उससे खेलने नहीं होता, ना उसका कोई फुटवर्क होता है। तो मेरे ख्याल में उसकी फिटनेस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो उसे टीम में नहीं आने दे रही। दूसरा ये अच्छी बात है कि आपका जो कम्बिनेशन हो वो राइट और लेफ्ट का हो तो ज़्यादा मज़ा आता है और अगली टीम पे थोड़ा प्रेशर भी होता है। तो मेरे ख्याल में, और जहाँ तक रिजवान की बात है, रिजवान को पहले हम कहते थे कि ये सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है, फिर हमने टेस्ट से उसे कहा कि ये नहीं वनडे तो खेल लेगा, T20 का नहीं है। तो अभी आप देखें कि वो परफॉर्म कर रहा है, वो वाहिद दुनिया का विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 किया है। वो आप सर शर्जील आउट हो गया है जी, शर्जील आउट हो गया है सर, शर्जील, और आउट भी दहानी ने किया है। शाहनवाज वेरी गुड बॉलर। जी कंटिन्यू करें। तो आपने ये देखना है कि आपके प्लेयर की फॉर्म क्या है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शॉट नहीं लग रही थी पिछले मैच में कराची किंग्स वाले में बाबर आजम से। और कल जब मेरी बात हो रही थी कराची किंग्स के ओनर से कैप्टेंसी के हवाले से, तो वो कह रहा था कि हमने खुद इसे रिलैक्स किया हुआ है, हम भी चाहते हैं कि ये करे, लेकिन कोई एक लीग ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें बाबर आजम थोड़ा रिलैक्स कर ले। उस पर पहले ही बहुत प्रेशर है कि वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, और तीनों फॉर्मेट का कैप्टन नेशनल टीम का होना बड़े प्रेशर ये भी एक चले इंपॉर्टेंट बात है। नसीम भाई मेरे साथ ही मौजूद हैं, अरसलान शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा मोइन, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया आपने हमें कराची की सूरत हाल से अब तक आगाह किया। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक से, जरा नसीम भाई से इस पर भी डिस्कस करके देखता हूं कि ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं तो उसमें ये भी देखना होता है कि दोनों प्लेयर्स की कैपेसिटी क्या है, जिसका खुद भी नसीम भाई ने जिक्र किया। वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अरसलान शिराजी, नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हुसैन ने हमें ज्वाइन कर लिया, लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं। तीनों हजरात से ज़रा बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करनी है। पहले ज़रा नसीम भाई से इस पर बात करूँ। नसीम भाई, पीएसएल पे तो हम बात कर ही रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन हफीज़ वाला मामला थोड़ा चाहूँगा डिस्कस करने की ज़रूरत है। हम बायोसिक्योर बबल और कोरोना SOPs की बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, अच्छी चीज़ है। हफीज़ को इस फॉर्म में जिसमें वो इस वक्त है, उसकी प्रेजेंट फॉर्म के साथ टीम से बाहर रखना थोड़ा टीम के लिए भी ज्यादती होगी और हफीज़ के साथ भी। फिर कैटेगरी C उसको पेशकश कर दी जो उसने मुस्तरद कर दी। प्लेयर्स को इज्जत देना चाहिए हफीज़ जैसे प्लेयर को खास तौर पे, क्या कहते हैं नसीम भाई? देखिए, इस वक्त जो हफीज़ की फॉर्म है वो A कैटेगरी डिज़र्व करते हैं, वो B भी नहीं करते। इसलिए कि अगर मैं यासिर शाह की कारकर्दगी देख लूँ या मैं अज़हर अली की कारकर्दगी देख लूँ कि जो A कैटेगरी में दिखाई देते हैं, आप देखें उनकी वाजिबी सी है। किसी मैच में यासिर चलते हैं, नहीं चलते, किसी मैच में अज़हर चलते हैं, नहीं चलते, लेकिन हफीज़ वो बैट्समैन बने हुए कि वो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। वो सीनियर प्लेयर हैं। अगर आप C कैटेगरी दे रहे थे या रिजवान को आपने C से B कैटेगरी में किया था, तो वो B में तो डिज़र्व करते थे एटलीस्ट, अगर A में नहीं कर रहे, और रिजवान A में करते थे डिज़र्व। देखें, आप जिसकी फॉर्म अच्छी है उसको इज्जत दें। एक तो आप 2 अरसलान बैठे हुए, 2 अरसलान से मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। लेकिन खोकर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो अरसलान साहब बात कर रहे थे कि फिटनेस लेवल, यार हम अपनी फिटनेस पे कितना काम करवा रहे हैं। यो टेस्ट हो रहा है, इतने % होनी चाहिए। आप अगर देखो हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड क्या है, इतनी फिटनेस के बाद हम अपना फील्डिंग स्टैंडर्ड देखें, हाथों के कैच गिरा रहे हैं। हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट, इतनी फिटनेस के बाद जो दूसरी टीमें 3 रन करती हैं हम वो 2 करते हैं। अच्छा नसीम भाई, 2 करते हैं हम वो 1 करते हैं। नसीम भाई, एक चीज ऐड करें इसमें, ये जो यंगस्टर्स हैं, जो यंगस्टर, आज मैं देख रहा था उसकी कासिम अकरम की फील्डिंग, वो उससे क्लास की फील्डिंग की है। ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के यंगस्टर्स ने कैचेस ड्रॉप किए हैं, यंगस्टर्स का तो ये काम नहीं होना चाहिए। देखिए, फील्डिंग आपके शौक से आती है। मैं यही तो आपसे बात कह रहा हूँ। अभी जैसे फिटनेस की बात की थी, T20 क्रिकेट इज टोटली नाउ पावर प्ले, पावर हिटर्स का गेम हो गया है। ये अब किसी और का गेम नहीं बचा है। आप देखें कि वही सरवाइव कर रहा है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में जो अच्छा पावर हिटर है। बाबर आजम और रिजवान की अगर मैंने बात की थी, मैं उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आपने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया है। आप कप्तान बनने से पहले रिजवान बाबर की कारकर्दगी देख लें और कप्तान बनने के बाद बाबर की कारकर्दगी देख लें। 1992 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब कप्तान थे। इमरान खान साहब उस वक्त एज ए प्लेयर उनका क्या रोल था, वो तो एंड में जाके उन्होंने के विकेटें गिर रही हैं और वो 3 नंबर पे आके उन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन वो लीडर इतने कमाल थे, आउटस्टैंडिंग लीडर थे। और उस लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से उन्होंने 3 बॉलर से काम ले लिया था। 92 वर्ल्ड कप में हमारे पास तो चौथा बॉलर ही नहीं था, ना वकार यूनुस गए थे, ना सईद अनवर गए थे। उस वर्ल्ड कप में हम 3 बॉलर से खेल रहे थे। मुश्ताक होते थे, आकिब होते थे, वसीम अकरम होते थे। इमरान खान साहब एक यूटिलिटी क्रिकेटर की हैसियत से वो वर्ल्ड कप खेले, लेकिन लीडर की वजह से वो वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब हो गए थे। और ऐसा ही सरफराज के बारे में नसीम भाई, ऐसा ही राना टुंगा के उनके साथ भी था। सर, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद है। जी जी,
मैं तो बात कर रहा हूँ अपने वजीर आजम पाकिस्तान की और अपनी सबसे बड़ी फतह की, कि उस वक्त जो लीडर थे वो इतने बड़े, उनका जो कैरियर का पीक था, बहुत बड़े ऑलराउंडर थे। आज भी देखे जो सर्वे हुआ था, उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था। ऐसा ही वो इस लेवल के प्लेयर थे, लेकिन चूंकि वो कैप्टन थे और तगड़े कैप्टन थे, और उसके बावजूद भी जो है वो उन्होंने टीम को जिता दिया था और हमारी टीम कहीं भी नहीं थी। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। फिर बाबर का एक स्कैंडल भी जो सामने आया था, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाबर शरीफ आदमी है, उनके दिमाग पे आ गई है ये बात। उनकी फॉर्म जब वो खेल रहे हैं, वो चारों तरफ जिस तरह खेलते थे उस तरह नहीं खेल पा रहे। और जिस तरह अभी बात की थी अरसलान ने, पता नहीं सलमान इकबाल साहब ने कैसे ये बात कर दी, वो पैसे दे रहे तो अपने हर खिलाड़ी से 100% चाहेंगे। वो कैसे चाहेंगे कि वो बाबर आजम T20 पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान है, और पता चलता है कि बाबर आजम जो है वो कराची के कप्तान नहीं है। बाबर आजम ने अभी कप्तानी की कितनी थी? बाबर आजम के लिए ये 10 मैच जो राउंड के कितने इंपॉर्टेंट थे एज ए लीडर, क्योंकि इस साल वर्ल्ड T20 से पहले आपने सिर्फ 5 T20 मैच खेलने, लेकिन अगर वो 10 मैचों में परफॉर्म एज ए लीडर लीड करते, वसीम अकरम बैठे हुए थे डग आउट में, अपनी गलतियों की निशानदेही भी करते, क्या उन्हें रिलैक्स करने के लिए टीम में शामिल किया? मैं नहीं मान सकता ये बात, एटलीस्ट मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। आपने गलतियां की है, आपकी जो गलतियां हैं उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, लीडर बॉर्न लीडर होता है। बाबर ने हर सतह पे कप्तानी की हुई है, लेकिन अब वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में, ये ज़रूर देखना होगा। आफ्टर वो जो एक वाकया हुआ, जो खातून सामने आई थी, मुझे बाबर उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं लग रहे हैं उसके बाद से। मैं चाहूंगा आप देखिएगा इस पर भी बात करें। मैं ज़ाती तौर पे मेरी एक अपनी एक थिंकिंग है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, आप सीनियर हैं दोनों। बाबर आजम के जब फ्रैक्चर हुआ है अंगूठे पर, उससे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी इफेक्ट हुई है। वो शायद, मुझे लग रहा है कि वो उससे अभी तक रिकवर नहीं, मुझे लग रहा है, मे बी मैं रॉन्ग, उससे भी रिकवर नहीं कर पाया प्रॉपरली। देखिए, अरसलान से आपने पूछा है? जी, मैं फिर आपकी तरफ भी आता हूँ अरसलान। देखिए, इसमें जब कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है या किसी इंजरी का शिकार होता है, तो उसे टाइम लगता है वापस अपनी उस फॉर्म में आने में। और मैं इस बात पे क्रेडिट दूंगा टीम मैनेजमेंट को भी कि आखिरी जो मैच था उसमें उन्हें नहीं घुसेड़ा गया, जो आखिरी टेस्ट मैच था, कि उस वक्त वो यानी हाफ फिट थे, वो खेल सकते थे, लेकिन उन्हें रेस्ट करवाया गया और बड़ा अच्छा ये किया गया। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जो नसीम साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उन पे वो प्रेशर था जो एक स्कैंडल आया उसके बाद। और नसीम भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पैसे देता है वो 100% लेता है, लेकिन मैंने तो वही बात कोट ऑन कोट की जो मेरी उनसे डायरेक्टली बात हुई, और उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान पहले है और हमारी फ्रेंचाइजें बाद में है। जब हमने PSL ज्वाइन किया तो उस वक्त हमें कहा जा रहा था कि आप लॉस में जाएंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए फ्रेंचाइजें खरीदी और हमने PSL को एक ब्रांड बनाने में जितना एक हो सकता था हमने किया। और अब भी हम पाकिस्तान को पहले रखते हैं, हम अपनी फ्रेंचाइजें बाद में रखते हैं, जिसकी वजह से हम उसे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं ड्यूरिंग PSL के। वो वहाँ पे भी उस पर प्रेशर है और यहाँ पे भी उस पर प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बाबर को, और उसकी वो फॉर्म वापस आ जाएगी। पिछले मैच में वाकई उससे शॉट नहीं लग रही थी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, वो यही कहूंगा कि वो आउट नहीं कर रहे थे, एट द एंड वो खुद रन आउट हो गए। ये भी उसकी अच्छी बात है। उसने कहा मुझसे नहीं लग रहा है, तो नया आने वाला प्लेयर जरा एक्सेलरेट कर लेगा। मैं इस पर जाता हूँ, पहले जरा वकार से भी। वकार, क्या तैयारियां हैं? लाहौर आ रही है लीग, कैसे तैयारियां हो रही हैं, क्या चल रहा है? जरा हफीज वाले मैटर पे भी बताएं। C कैटेगरी क्यों पेशकश कर दी इतने बड़े प्लेयर को? ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। जी बिल्कुल सलाम, ज्यादती तो मोहम्मद हफीज से की गई है, क्योंकि मोहम्मद हफीज एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और T20 फॉर्मेट में आपने देखा था कि गुज़श्ता बरस भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, और इस साल के आगाज में भी वो काफी अच्छा जहाराना खेल पेश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। इतने बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर को आप C कैटेगरी दे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज ने भी अच्छा फैसला किया कि C कैटेगरी को कबूल ना करे, क्योंकि उनके साथ पहले भी जाती की गई कि जनूबी अफ्रीका क्लास सीरीज के लिए उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो बायोस्क्योर बबल का हिस्सा है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन PCB के जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने उनका नाम मुंतखब नहीं किया, जिससे मोहम्मद हफीज तो दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, लेकिन जो उनके फैन हैं
उनको शदीद झटका लगा है। लेकिन अब मोहम्मद हफीज झाराना खेल पेश करके सिलेक्शन कमेटी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि उन्हें भी टीम में शामिल किया जाए। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वाज़ेह पैगाम अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दे रहे हैं कि उनकी हर हालत में टीम में जगह बनती है और वो एक कैटेगरी के अहल हैं जो उनको देनी चाहिए थी। और सलान, जहां तक आपने ये पूछा कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो कज़ाक़ी स्टेडियम में भी होंगे, तो कज़ाक़ी स्टेडियम में भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हालांकि कज़ाक़ी स्टेडियम में इतना ज्यादा काम नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जब सीरीज हुई थी तो तमाम तर जो कुर्सियां थी, इसके अलावा जितने भी स्टैंड थे उन पर रंग रोगन भी कर दिया गया था, तमाम सफाई सुथराई का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया था। बस अब यह है कि लीग मैचेस होने बाकी हैं और ये भी बड़ी अच्छी है कि NCOC की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि 50% क्राउड को इजाजत दी जाएगी और लाहौर में जो मैचेस होंगे प्ले ऑफ में वहाँ 100% इजाजत दी जाएगी, जिसकी वजह से शायकीन हमें काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादातर शायकीन हमें वेबसाइट के जरिए टिकट मुंतखब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह के कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही कांटेदार मैचेस हो रहे हैं, उम्मीद ये है कि लाहौर में भी अच्छे मैचेस होंगे। और इसके अलावा क्यूरेटर की जानिब से भी बैटिंग पिचेस बनाई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो, क्योंकि T20 फॉर्मेट में यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर होते हैं तो शायकीन को अच्छा मैचेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग और खास करके जो T20 का जो फॉर्मेट है ये चौके छक्कों की गेम होती है, इसलिए शायकीन ये चाहते हैं कि अच्छी पिचेस बने ताकि उनके जो मनपसंद प्लेयर हैं उन्हें भरपूर एक्शन में दिखाई दें। अच्छा नसीम भाई, इस वक्त का मैच थोड़ी सी इस पर भी बात करूं, लेकिन इससे ज़्यादा आपसे मुझे एक चीज़ जाननी है और वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स होती है क्रिकेट में, तो पॉलिटिक्स करने वाले भी क्रिकेटर खुद होते हैं। और अब तो वो बड़े टॉप क्रिकेटर्स जिन्हें हम खुद समझते हैं कि बेहतरीन क्रिकेटर हैं, यूनुस खान को हटा दें, यूनुस खान को तो आप बेहतर जानते हैं, बल्कि आपने कई बार उनके साथ कई इंटरव्यूज़ खुद ट्रैवल भी किया हुआ। मिसबाह हक का होना एक तो पहले चीफ सिलेक्टर के तौर पे, फिर अब हेड कोच के तौर पे, और फिर वसीम का आना, जो सिलेक्शन हो रही है T20 के लिए भी आप उम्मीद रखते हैं कि नए लड़कों को चांस मिल जाएगा? क्योंकि सिलेक्शन तो हुई लेकिन चांसेस ज़ाहिर कम ही मिलते हैं। ताबिश की मैं बात करूं, ताबिश को मौका मिला कि उसकी टीम में जगह बन गई, आ गया, लेकिन खेल नहीं पाया। और इसी तरह मैं फवाद आलम की बात इसलिए करूंगा, उसको लंबा अरसा लगा सर, 11 साल का वेट करना पड़ा। ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो वेट कर रहे हैं खेलने का और खेल भी लेंगे, लेकिन कई प्लेयर्स हैं जिनको फौरी मौका मिल जाता है और फिर वो कुछ कर नहीं पाते। जैसे हैदर की अब फॉर्म बेहतर हुई है लेकिन अभी इंटरनेशनल में उसकी फॉर्म देखना बाकी है, तो हम क्या रिलाय करें इन प्लेयर्स पर? देखिए ना यार, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब्दुल्ला शफीक की एग्जाम्पल हमारे सामने, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हमने एक सेंचुरी पे उसे पाकिस्तान कैप दे दी। अब्दुल्ला शफीक को किसी एक फ्रेंचाइज ने नहीं उठाया। तो हम, और जो आपने पसंद नापसंद की बात की, देखें मैं सरफराज से हट जाता हूँ। मोहम्मद आमिर की एग्जाम्पल आपके सामने है। मोहम्मद आमिर कहते हैं मैं इस मैनेजमेंट, जब तक ये मैनेजमेंट है मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो कहीं ना कहीं पसंद नापसंद का आंसर होता है। लेकिन मैं शिराजी साहब आपकी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है। आपकी बात हुई होगी बिल्कुल सलमान इकबाल साहब से और उन्होंने ऐसा ही कहा होगा। और जब पाकिस्तानी की बात है तो सर हम सब पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बाबर आजम ने इतना ज़्यादा लीड नहीं किया है पाकिस्तान को, अभी रिसेंटली कप्तान बने। ये PSL बेहतरीन मौका था कि आप अपने कप्तान को ग्रूम करते, वो कैसे फैसले ग्राउंड में कर रहा है, पावर प्ले में क्या फील्ड ले रहा है, बॉलर्स को किस तरह यूज़ कर रहा है, आखिरी वक्त में उसके क्या प्लानिंग दिखाई देती है, फील्ड प्लेसिंग उसकी क्या है। ये बड़ा मौका था उसके पास, ये 10, 12, 13 मैचेस जो अगर मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया कराची किंग्स की इंतज़ामिया ने, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर टाइटल जीता था तो वो अपने अम्माद वसीम के साथ ही गए, और अम्माद वसीम तो रिसेंट पास्ट में टीम का हिस्सा भी नहीं थे। तो मेरा, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करते तो मेरी अपनी ज़ाती राय में आपको बाबर आजम को कप्तान रखना चाहिए था, क्योंकि बाबर ने लीड करना है जाके इस साल इंडिया में वर्ल्ड T20 में। मेरा सवाल यह है कि बाबर को रिलैक्स की बात नहीं करें, लेकिन कप्तानी तो उसे दो यार। वो पहले कोई 100 मैच करके आ रहा है कप्तानी, या 50 मैचों में कप्तानी करके आ रहा है, या उसने की 5-6 मैचों में कप्तानी है। तो अगर वो यहाँ पे कप्तानी कर लेता 10 से 12 मैचों में तो वो ग्रूम हो जाता। और दूसरी बात ये भी है ना नसीम भाई, दूसरी बात ये भी है कि वो नेशनल टीम का आपके तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन है, ड्यू रिस्पेक्ट है कि आप उसको कैप्टेंसी दें, कॉन्फिडेंस दो। बिल्कुल सही। नसीम भाई ये बताएं, वाला टाइम था, ये बताएं इमामुल हक को
अंडर रेट क्यों करते हैं और बेचारे को इंजमाम उल हक से क्यों जोड़ देते हैं, जबकि मैं समझता हूँ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो एक अच्छा मुस्तनद ओपनर के तौर पे पाकिस्तान को मिला है। बहुत अच्छा बैट्समैन है और नहीं जोड़ना चाहिए इमाम उल हक को इंजमाम उल हक के साथ। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ, जो मैं शर्जील और फ़खर ज़मान पे जोर दे रहा था कि इमाम भी उस तरीके के पावर हिटर नहीं है। T20 फॉर्मेट की मैं बात करूँ, ही इज़ गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, ही इज़ गुड फॉर ODI क्रिकेट, ही इज़ नॉट गुड फॉर T20 क्रिकेट। अगर मेरे पास मुझसे पूछा जाए, मैं सिलेक्टर हूँ और मेरे पास फॉर्म में इमाम भी दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म में शर्जील भी दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म में जो है वो फ़खर भी दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म में बाबर भी दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म में रिजवान भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं तो शर्जील और फ़खर के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने उस 6 ओवर के पावर प्ले को यूटिलाइज़ करूंगा। किसकी फॉर्म का लेवल क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इमाम बेहतरीन क्रिकेटर हैं। देखिए, इमाम को जब खिलाया गया था वहाँ नाइंसाफ़ी हुई थी दीगर खिलाड़ियों के साथ जो बहुत परफॉर्म करके आ रहे थे। उस वक्त इमाम की परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी, लेकिन इमाम को अगर खिलाया था तो उन्होंने आके प्रूफ कर दिया था कि वो टैलेंट रखते हैं और वो टैलेंट की बिना पर ही आए। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं फवाद आलम की, हर सीज़न के अंदर फवाद आलम जो है वो इतना स्कोर कर रहे थे, या कामरान अकमल जितने रन्स बना रहे थे, हज़ार रन्स दोनों स्कोर कर रहे थे हर सीज़न के अंदर। पता चलता है भाई, अगर इमाम उल हक से पहले तो कामरान का हक बनता था कि वो कम बैक करें। इमाम की इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन चूंकि उस वक्त इंजमाम उल हक थे तो कहीं ना कहीं यार सपोर्ट हो जाती है। जैसे मोइन खान के बेटे आज़म खान खेल रहे हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने बेटे के लिए तो लाजमी तौर पे होगा। कोई ये कहे कि नहीं होगा तो फिर समझ लें कि वो गलत बात कर रहे हैं, जो हम सब कबूल करने को तैयार नहीं है। उस वक्त तो हम चुप हो जाएंगे कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त चुप हो जाएंगे। जैसे अगर सलमान इकबाल साहब ने ये बात कही थी तो अरसलान शिराजी को चुप होना था, क्योंकि उनसे बात हो रही है, क्या जवाब देंगे। लेकिन अरसलान को ये सवाल करना चाहिए था कि सर, बाबर को कैप्टन तो बनाए ना, ये 12-13 मैच तो मिले उसको ग्रूम होने के लिए, उसने इस साल वर्ल्ड T20 में क़यादत करनी है। लेकिन अरसलान ये बात नहीं करेंगे, इस वजह से नहीं करेंगे कि यार एक फ्रेंचाइज के ओनर हैं, वो बात कर रहे हैं तो अपना क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनता उनसे। ये बात तो राय ले ली जाती है, ये बात तो ठीक है। मैं जरा उन्होंने राय ली होगी। अच्छा, राजपूत साहब ने काफ़ी सारी बातें की, तो मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगा। लाइक डिसलाइक तो स्टार्ट से है पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन जो 2 मिसालें इन्होंने दी हैं उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा। सरफराज मेरे ख्याल में कराची के जर्नलिस्टों की बात करूँ, या जिस तरह हमारे पास यहाँ कहा जाता है कराची लाबी, तो वो देखें, एक जगह पे दोनों को मुआवजा बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोनों एक ही स्पॉट पे खेलते हैं। मीन कि दोनों विकेट कीपर हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, रिजवान और सरफराज। अगर इस वक्त दोनों को देखा जाए तो मैं नसीम भाई से भी अगर कहूं तो वो कहेंगे कि रिजवान को मैं लूँगा एज एन विकेट कीपर। और जहां तक बात उन्होंने मोहम्मद आमिर की मोहम्मद आमिर देखें, ये उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए कि उसने पाकिस्तान को बेचा और उसके बाद उसे फिर मौका मिला, लेकिन उसकी गर्दन का सरिया ही नहीं ख़त्म हो रहा। वो कहता है ये बंदा नहीं होगा तो मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, ये होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। इस तरह नहीं होता। आपने जो कुछ किया उसके बाद अगर पाकिस्तान आपको मौका दे रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात थी कि आपको माफ़ी मिली और आप फिर खेल रहे हैं। उसके बाद आप इस तरह का एटीट्यूड दे रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस तो हमने देख ली है PSL में और आगे भी देख लेंगे। आप तो वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे। और 30 साल की उम्र में, ठीक है, आपका अपना डिसीजन है, आप जब जवानी में, आपको तो पाकिस्तान में इसलिए वापस लाया गया कि आप में बहुत सारी क्रिकेट है और आप वो पाकिस्तान को खास तौर पे टेस्ट में स्पोर्ट बनता था और आपने टेस्ट में से रिटायरमेंट ले ली। इसमें इंजमाम उल हक ने एक बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि इंजमाम को ये सवाल किया गया कि वो कहते हैं कि हमें रेस्ट ही नहीं दी जाती और इसलिए मैंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक लीग क्यों नहीं छोड़ देते, पाकिस्तान पहले है, लीग बाद में है, एक लीग छोड़ के आप थोड़ा सा रेस्ट कर ले और पाकिस्तान के लिए अवेलेबल रहे। और मेरे ख्याल में बात भी उनकी ठीक थी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पाकिस्तान सबसे पहले है। और जहाँ तक बात वो मेरी उनसे बात वाली हो रही थी कराची किंग्स के ओनर से, मैं इसी हवाले से उनसे मैंने रब्ता किया था और यही बात
क्योंकि मुझे किसी जराए ने बताई थी कि सेकंड लेग में जो बाबर आजम है, मैंने पहले इस प्रोग्राम में भी बताया था कि सेकंड लेग में बाबर आजम एज ए कैप्टन होंगे कराची किंग्स के, मुझे बड़े बावसूख जराए ने बताया था। तो उसी हवाले से मैं उनसे बात कर रहा था और उन्हें मैंने ये कहा था कि आपको ये रखना चाहिए था। इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा इमेज जाता, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या इमेज जा रहा है कि जो पाकिस्तान नेशनल टीम का कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, वो एक ऐसे लड़के के नीचे खेल रहा है जिसकी अपनी जगह नहीं है, और इससे आपके कैप्टन पे भी प्रेशर होगा कि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन उसके अंडर खेल रहा है, तो आपका कैप्टन भी अंडर प्रेशर होगा। मेरा सवाल यही था और उसके बाद जो जवाब था वो मैं पहले दे चुका। नसीम भाई, लाहौर के बारे में क्या व्यूज हैं सर, कैसे जा रही है लाहौर? नहीं, पहले मैं अरसलान भाई का अरसलान साहब का एक जवाब छोटा सा मैं जरूर दूंगा। देखिए अरसलान साहब, पाकिस्तान सबसे पहले, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, ना किसी और की बात कर रहा हूँ, लीडर बॉर्न होता है। देखिए हमारी टीम डेवलप हो रही थी, हमारे लड़के परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त, चले उस सरफराज को भी हटा दें। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जाहिद महमूद की परफॉर्मेंस आप तो फॉलो करते हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट भी, T20 भी। जाहिद महमूद की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी उस वक्त, लेकिन उस्मान कादिर सेलेक्ट हुए थे। देखिए अगर दानिश अजीज़ ने, अभी आप ज़रा रन्स उठा के देखिएगा, नेशनल वनडे में भी, नेशनल T20 में भी दानिश अजीज़ ने कितने रन किए थे, लेकिन मोहम्मद वो आसिफ अली का कमबैक हुआ तीसरी मरतबा, और उनके भी रन्स चेक कर लीजिएगा, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हम कराची लाहौर की बात करें, ये बहुत बुरा लगता है, या कराची इस्लामाबाद की बात सही बात है, ये कोई बात ही नहीं है, पूरा मुल्क हमारा है। मैं इसमें सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि मैंने लाइक डिसलाइक अपनी जगह पे है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, और इन चीजों पे भी जाहिद की बात हो, बाकी बातों मैं एग्री करता हूं। सिर्फ मैंने जो आपने 2 एग्जांपल दी थी, मैंने उनसे डिसएग्री जी नसीम भाई, जी नसीम भाई। तो अरसलान भाई, मैं तो कामरान अकमल की बात कर रहा हूं कि कामरान को होना चाहिए था पहले, ये बात इमाम से पहले। उस वक्त कामरान कितना स्कोर कर रहे थे, मैं तो वो एग्जांपल दे रहा हूं। या दानिश अजीज को आपने चेक नहीं किया था, आसिफ अली को आप तीसरी मर्तबा चेक कर रहे हैं, ये बात ठीक तो है। यार उस बच्चे का भी तो हक बनता है ना कि आप उसको खिला के देख लें। आपने उसको नहीं खिलाया। जाहिद महमूद को आपने उस वक्त खिलाया जब आपके सर पे पड़ी थी, उससे पहले आपने नहीं खिलाया था। मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, आमिर, मोहम्मद आमिर बच्चा नहीं है कि वो रोटी को चोची कहता है और पानी को मम्मम कहता है। उसने कुछ देखा होगा तो किया होगा। मैं कोई आमिर की हिमायत नहीं कर रहा, मुल्क बेचा। और यार इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पता नहीं कितने खिलाड़ी हैं जिनको आप और मैं जानता हूं। कोई पकड़ा गया, कोई पकड़ा नहीं गया। आप भी जानते हैं क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा। आपके फ्रेंचाइजर्स जितनी महंगी टीम उठाते हैं सर, छोड़े, बहुत लंबी चली जाएगी। सर वक्त की कमी थी। मुझे नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, हमारे भी उस्तादों में से, इन्हें देखकर हमें भी प्रोग्राम करना है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आप हमारे साथ मौजूद। अरसलान शिराजी, आपका भी बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और सैयद वक़ार हुसैन, लाहौर से हमारे नुमाइंदे, आपका भी बहुत शुक्रिया। परसों फिर आपसे मुलाकात हो रही है, नए मैच, नए मौके और नई जुस्तजू के साथ। PSL का मेला जारी और सारी है, दुआ गो हैं सारे मैचेस ऐसे ही ज़बरदस्त रहें। अपना ख्याल रखिएगा।